ट्रैवर्सल का मतलब होता है विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड, है ना। ट्रैवर्सल हमने ट्री ट्रैवर्सल किया है, ट्री ट्रैवर्सल का मतलब क्या है, हर एक नोड को ट्री में ट्रैवर्स करना, राइट, यही मतलब है। अब ग्राफ में भी ट्रैवर्सल का यही मतलब है कि ए बी सी डी एंड ई और सो दिस इज अ ग्राफ। अब ये बिल्कुल फ्लैट है ग्राफ, इसमें कोई रूट नहीं है, कोई पेरेंट नहीं है, कोई चाइल्ड नहीं है, बिल्कुल फ्लैट ग्राफ है। फ्लैट ग्राफ है तो उसको ट्रैवर्स करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे तरीके होंगे तो हम कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, किसी ना किसी नोड से, तो राइट। तो हम एक नोड को मान के चलते हैं सोर्स, राइट, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट अस से द सोर्स नोड इज ए, लेट अस से द सोर्स नोड इज ए, राइट। अब ए को अगर हम सोर्स नोड मान के चले तो हमारे पास ट्रैवर्सल के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है थ्रू रिकर्शन और दूसरा तरीका होता है यूजिंग क्यू, ठीक है। थ्रू रिकर्शन का मतलब हम स्टैक को यूज कर रहे हैं और क्यू है नॉन, राइट। और वो आपको मालूम है ट्रैवर्सल का पहला तरीका कौन सा है, बीएफएस, और एक है डीएफएस, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। बीएफएस में हम लोग यूज करेंगे क्यू और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम लोग यूज करेंगे स्टैक, राइट। डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब ये है कि कोई भी एक नोड पकड़ो, उस नोड के थ्रू जितनी भी नोड्स को रीच किया जा सकता है, पहले उन सारी नोड पर चले जाओ और फिर उसके दूसरी नोड को लो, राइट। तो अगर मैं इसका डेप्थ फर्स्ट सर्च देखूं तो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम ए, तो ए के कितने चाइल्ड हैं, सी ई और डी, ये तीन चाइल्ड है, राइट। लेट अस स्टार्ट विद डी फर्स्ट। तो मैंने ए के बाद डी को ट्रैवर्स किया, डी के बाद आगे मैं कहीं जा सकता हूं, नहीं जा सकता, नहीं जा सकते तो वापस आ जाओगे, तो वापस ए पर आ गया। अब ए से डी विजिट हो चुका है, नेक्स्ट कौन सा आएगा, ई। तो नेक्स्ट में ई पर गया, ई के बाद आगे कहां जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं, तो आई वेंट टू सी। सी के बाद आगे कहां से जा सकते हैं, या तो वापस ए पे जा सकते हैं, ए तो ऑलरेडी ट्रैवर्स है, या फिर बी पे जा सकते हैं, तो बी, राइट। अब बी के बाद आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वापस आएंगे, वापस कहां पे आएंगे, सी पे। सी का बी वाला पार्ट वी हैव ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड, इस रास्ते से हम आए हैं और ये रास्ते में ए है जो कि ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है, तो इसका मतलब सी पे और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वापस से आ जाओ ई पर। ई नाउ ई के दो रास्ते थे, एक रास्ते से हम आए थे और दूसरा हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो इसका मतलब ई का भी कोई रास्ता नहीं है, तो वापस जाओ ए पर। ए की कितनी नोड्स हैं, ए की पहली नोड डी थी, वो हमने ट्रैवर्स कर ली, ई थी वो ट्रैवर्स हो चुकी है, और सी थी वो भी ट्रैवर्स हो चुकी है, तो इसका मतलब नाउ वी आर डन विद इट और बंद हो गया, दैट्स राइट। तो दिस इज कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट सर्च, कि पहले एक नोड को पकड़ो और उसमें डीप में जाओ, डीप में जाओ, राइट। इफ यू कंसीडर दिस देन दिस इज द रिकर्शन ग्राफ, ठीक है। तो पहले हमने, ये हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड है मेमोरी में, पहले ए के लिए कॉल हुआ, ए के लिए फंक्शन कॉल हुआ, ए के लिए फंक्शन कॉल हुआ तो हमने सारे चाइल्ड को देखा, राइट। फॉर ऑल द चिल्ड्रन विजिट द नोड, सबसे पहले कौन सा चाइल्ड आया, डी, तो डी का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, राइट। अभी ए प्रिंट हो चुका है और डी प्रिंट हो चुका है, फिर डी के सारे चाइल्ड को देखो जो कि स्टैक में नहीं है। डी का कौन सा ऐसा चाइल्ड है जो स्टैक में नहीं है, कोई भी नहीं, राइट। सारे चाइल्ड ट्रैवर्स हो चुके हैं, सारे चाइल्ड ट्रैवर्स हो चुके हैं, तो डी अभी रिटर्न करेगा। जब डी रिटर्न करेगा तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डीएलोकेट हो जाएगा, ठीक है, एंड समहाउ इट विल बी मार्क, इसको मार्क कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डी मार्क कर दिया है कि डी हमारा विजिट हो चुका है, ठीक। उसके बाद ए का नेक्स्ट चाइल्ड कौन सा है, ई, तो ई का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, ई यहां पे आया, ई के बाद ई का चाइल्ड कौन कौन से हैं, बाय चाइल्ड आई मीन कनेक्टेड नोड्स, तो ई के कौन कौन से कनेक्टेड नोड्स हैं, ए और सी। ए तो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, फिर सी के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा और सी यहां पे ट्रैवर्स हो जाएगा। फिर सी के कितने कनेक्टेड नोड्स हैं, ए, ई और बी, ए और ई ये ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है, तो बी इज द ओनली थिंग लेफ्ट और बी को प्रिंट कर दिया। बी के बाद ऐसा कोई भी नोड एडजेसेंट नोड नहीं है जो कि ट्रैवर्स ना किया हो, तो बी विल रिटर्न टू सी, सी का भी कोई ऐसा नोड नहीं है, सी विल रिटर्न टू ई, ई का भी कोई ऐसा नोड नहीं है, ई विल रिटर्न टू ए, अब ए का भी कोई ऐसा नोड नहीं बचा, सो ए विल आल्सो रिटर्न, राइट, ठीक है।
ट्री के केस में हम जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं क्या वो डीएफएस है या नहीं? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इन ट्री इज डीएफएस, राइट? In fact, pre-order traversal is also DFS, in-order traversal is also DFS, post-order traversal is also DFS. उसमें बस प्रिंट करने का डिफरेंस है, कुछ में ऊपर जाते वक्त प्रिंट करते हैं, कुछ में नीचे आते वक्त प्रिंट करते हैं, कुछ में बीच में प्रिंट करते हैं. Otherwise, all the three algorithms are DFS algorithms, right? And tree is a special case of graph. So ग्राफ में इसमें हमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि हम मार्क कैसे करें नोड्स को, ठीक है? क्योंकि कुछ नोड ऐसी हैं जो हम विजिट कर चुके हैं, उसमें हमें दोबारा कभी नहीं जाना. कुछ नोड ऐसी हैं जो अभी भी स्टैक में पड़ी हुई है लेकिन हमने ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो वहां पे हम दोबारा तो आएंगे वापस आते वक्त. जब ए से हम डी पर गए तो वापस आएंगे ए पर, बट हम डी के थ्रू उसको कंसीडर नहीं करेंगे. ट्रैवर्स वो हो चुकी है, दोबारा वहां पे आएंगे. तो इसीलिए नॉर्मली तीन कलर यूज करते हैं. बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर होते हैं, एक ग्रे कलर यूज कर लेते हैं. ग्रे कलर उन नोड्स के लिए जिनको हमने ट्रैवर्स करना स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन अभी खत्म नहीं किया है, और ब्लैक कलर उनके लिए जो नोड्स हमारे हिसाब से खत्म हो चुके हैं, व्हिच आर विजिटेड, और उनके सारे चार्ज नोड भी कंसीडर किए. ठीक है, ये डीएफएस एल्गोरिथम है, राइट? तो कोई नया एल्गोरिथम नहीं है जो अभी हम कर रहे हैं, राइट? डीएफएस में स्टैक यूज होती है और स्टैक तो रिकर्शन की ऑलरेडी है, तो रिकर्शन स्टैक को हम यूज करते हैं. ऑलराइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड कोड, राइट? एल्गोरिथम में हम काफी सारी चीजें एज्यूम कर लेते हैं, जब हम एक्चुअल कोड लिखेंगे तो उसकी इंप्लीमेंटेशन लिखेंगे, राइट? सो वी आर जस्ट राइटिंग एल्गोरिथम, राइट? सो void DFS. अब DFS में नॉर्मली अगर हम खुद अपनी स्टैक नहीं बना रहे तो एक सोर्स आएगा कुछ ना कुछ, राइट? या तो हम खुद अपनी स्टैक बना रहे हैं. अगर हम खुद अपनी स्टैक नहीं बना रहे तो एक सोर्स आएगा, लेट अस से दिस इज वर्टेक्स सोर्स, राइट? अब ये वर्टेक्स कैसा स्ट्रक्चर है ये छोड़ देते हैं, उसमें बाद में आते हैं. तो पहले तो टर्मिनेटिंग कंडीशन हो जाएगी दैट इफ source dot color is equal to black. अगर सोर्स का कलर ब्लैक है तो कुछ नहीं करना, राइट? यहीं से रिटर्न करना. तो दिस इज माय टर्मिनेटिंग कंडीशन, ये हो गई टर्मिनेटिंग कंडीशन. अदरवाइज अगर सोर्स का कलर ब्लैक नहीं है तो व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स को प्रिंट करना, राइट? सोर्स को तब प्रिंट करना है जब सोर्स का कलर व्हाइट है, ठीक है, राइट? सो इफ सोर्स डॉट कलर इज इक्वल टू व्हाइट देन प्रिंट सोर्स डॉट डेटा. ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में ट्रांसलेट अपने आप हो जाएगा कि अगर सी में लिखे तो जाके प्रिंटफ हो जाएगा, जावा में होगा तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हो जाएगा, राइट? प्रिंट कर दिया मैंने सोर्स डॉट डेटा और उसके बाद सोर्स के कलर को सेट कर दिया ग्रे, राइट? तो सोर्स डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रे. अब सोर्स का कलर ग्रे हो चुका है, राइट? तो यहां पर अगर लॉजिक आया है, यहां पर अगर लॉजिक आया है तो सोर्स का कलर ग्रे है. Now what is it that I want to do? I want to traverse all the adjacent nodes of the source, right? I want to traverse all the adjacent nodes of the source. So for I is equal to 0, I is less than n I plus plus. ये तो होगी मैट्रिक्स इंप्लीमेंटेशन, या फिर लिस्ट इंप्लीमेंटेशन क्या हो जाएगी? While source dot get next adjacent node, get next adjacent. मान लेते हैं कि वर्टेक्स के अंदर एक फंक्शन है get next adjacent, जो पहली बार मुझे फर्स्ट नोड देता है, फर्स्ट एडजेसेंट नोड, फिर दूसरी बार सेकंड एडजेसेंट नोड, फिर तीसरी बार थर्ड एडजेसेंट नोड, राइट? इस एडजेसेंट नोड को मैंने दे दिया वर्टेक्स नंबर v में, तो v इज ए वेरिएबल. वर्टेक्स v while v is equal to source dot get adjacent is not equal to null. जब तक वो null नहीं हो जाता
तब तक आई हैव टू डू समथिंग। व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू? अब मैं v को प्रिंट करना चाहता हूं, v के सारे एडजेसेंट्स को dfs में ट्रैवर्स करो, राइट? so what to do if v dot color is equal to white, अगर v का कलर white है then डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल में v को ट्रैवर्स करो, डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल में v को ट्रैवर्स करो, और उसके बाद करंट नोड का जो कलर है सोर्स डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक, करंट नोड के कलर को ब्लैक करो, ठीक है? तो कुछ कुछ ऐसा हो गया। अब इसमें से क्या क्या चीजें हैं जो हम हटा सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट चाइल्ड आ रहा है, अगर ग्रे है तो ग्रे आ रहा है तो हमें कुछ करना नहीं है ना। ग्रे के केस में वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट इग्नोर इट एंड गो टू द नेक्स्ट चाइल्ड। ग्रे कब आएगा? ग्रे तब आएगा सपोज मैं ए पर हूं, तो अभी ए का कलर कौन सा हो गया? ए का कलर हो गया ग्रे, ठीक? उसके बाद मैं ई पर आया, अब ई की एडजेसेंट नोड्स कौन कौन सी है? ई की एडजेसेंट में ए है, सी है, तो सी आएगा तो ट्रैवर्स करो, ए आएगा तो ए तो ग्रे है, इसको इग्नोर कर दो, ठीक? सो अनलेस द एडजेसेंट नोड का कलर इज व्हाइट, इग्नोर इट, या तो ब्लैक होगा या व्हाइट वो होगा, राइट? फिर जब मैं ए के थ्रू सी पर जाऊंगा तो सी के एडजेसेंट में एक तो ए है जो ग्रे है, एक ई है जो ब्लैक है। इनफैक्ट सी ए के थ्रू सी में जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैक हो चुका होगा, राइट? अगर ग्रे है तो इसका मतलब है कि हमने उसके सारे चिल्ड्रन नोड्स को कंसीडर नहीं किया, तो हमें कंसीडर तो करना पड़ेगा, बट ग्रे वाला केस कभी भी नहीं आएगा। अगर आप देखो तो ग्रे वाला केस कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ग्रे के लिए फंक्शन कॉल नहीं होगा कभी, तो हम चाहे तो इस इफ को हटा सकते हैं। अगर फंक्शन कॉल हो रहा है तो या तो वो ब्लैक है या वो व्हाइट है, ग्रे के केस में तो हम छोड़ ही नहीं रहे, ठीक है ना? ये अब कितना टाइम लगेगा? वी आर कंसीडरिंग ईच एज वंस, वर्टेक्स पे तो हो सकता है ज्यादा बार भी जा रहे हैं, जैसे ए वर्टेक्स पर हम एक तो स्टार्टिंग में जा रहे हैं, एक डी के थ्रू जाएंगे, एक ई के थ्रू जाएंगे और एक सी के थ्रू जाएंगे। सो ईच एज is visited once. If it is an undirected graph, then each edge is visited twice. Then दोनों साइड होती है undirected graph, तो total time taken in this case is on the order of e, on the order of number of edges, on the order of number of edges, ठीक है? रजत कौन से केसेस में ये नहीं चलेगा? शुरुआत में नल को मतलब वो हम मान के चल रहे कि सोर्स जो है वो एक नोड होगी, एक वर्टेक्स होगी सोर्स, राइट? अच्छा बाय द वे अगर स्टार्टिंग में ही नल होगा तो ये हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, यू आर राइट। तो हमें कुछ ये जो कंडीशन होगी, दिस कंडीशन शुड बी इफ सोर्स इज इक्वल टू नल और सोर्स डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक, ठीक है? गुड। हां, और क्या? अगर ये ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, सपोज ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या ये बी को कभी भी प्रिंट करेगा? नहीं करेगा, है? तो ग्राफ के केसेस में हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ता है। बस ट्री के केस में हम इस तरह से सोचते नहीं क्योंकि ट्री तो कनेक्टेड है। ग्राफ के केस में क्या है कि ऐसा हो सकता है कि कोई नोड बिल्कुल अलग पड़ी है, ठीक है? तो इस केस में इट विल नॉट वर्क, तो इसका एक जो रैपर फंक्शन होगा जो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, जहां से हम फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को जहां से कॉल करेंगे, राइट? उस फंक्शन में वी हैव टू कंसीडर ऑल दिस केस, कि पहले एक किसी नोड को सोर्स कंसीडर करो, उसके लिए डीएफएस को कॉल करो, फिर सारी नोड्स को देखो, अगर सारी नोड्स ब्लैक हो गई है तब तो ठीक है, अगर कोई भी नोड व्हाइट बची हुई है तो उस व्हाइट नोड के लिए दोबारा से इसको कॉल करो, राइट? तो लेट अस से बी एंड एफ, दिस इज द केस। तो पहले ए के लिए कॉल किया, जब ए के लिए कॉल करेंगे तो दिस डीएफएस फंक्शन विल सेट द कलर ऑफ ऑल दीस नोड्स एज ब्लैक। ये सारी नोड्स तो ब्लैक हो गई, ये दोनों नोड्स अभी भी व्हाइट बच जाएंगे, तो वो जो रैपर फंक्शन होगा उसमें हम सर्च करेंगे कि कौन सी ऐसी नोड है जो व्हाइट बची हुई है, बी नोड मिल जाएगी, तो बी के लिए दोबारा से फंक्शन को कॉल कर दो। जब बी के लिए फंक्शन को कॉल करेंगे तो अब ये दोनों नोड्स भी ब्लैक हो गई, ठीक है?
फिर दोबारा से ये जो रैपर फंक्शन होगा ये देखेगा कि कोई नोड है जो वाइट है। अगर कोई भी नोड वाइट नहीं है तो ठीक है, अगर कोई और नोड वाइट बचे तो उसके लिए भी इस फंक्शन को कॉल कर लो, राइट। सो दैट फंक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस, void dfs external। तो बाहर से ये फंक्शन कॉल होगा, बाहर से ये वाला फंक्शन कॉल होगा dfs external, ठीक है। इसमें ग्राफ आया g, vertex s source is equal to g dot get first byte, get first byte। अब हमारी जो ग्राफ क्लास थी उसमें हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है get first byte। ये फंक्शन वर्टेक्सेस को ट्रैवर्स करता है, वर्टेक्स के एरे को, और वर्टेक्स के एरे में जो भी पहली वाइट नोड मिलती है उस वाइट नोड को रिटर्न करा देता है, राइट। तो ये सोर्स के पास आ गए, राइट। और फिर हमने डीएफएस को कॉल कर लिया, डीएफएस विद वैल्यू s, डीएफएस विद वैल्यू s, ठीक। अब डीएफएस को कॉल किया इसके साथ, फिर दोबारा से फंक्शन को चेक किया, फिर दोबारा से किया, फिर दोबारा से किया, इस तरह से, राइट। तो while s is not equal to null, while s is not equal to null, तब तक क्या करो, dfs is equal to dfs s and s is equal to get first byte of this particular graph, g dot get first byte, g dot get first byte, ठीक है। तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी की है थोड़ी सी, राइट, g डॉट गेट फर्स्ट बाइट, ठीक। अगर मुझे ये देखना है कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं, जैसे इफ यू कंसीडर दिस ग्राफ, देन इन दिस ग्राफ देयर आर टू कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये अपने आप में कनेक्टेड है और ये अपने आप में कनेक्टेड है। इफ आई वांट टू सी हाउ मेनी कनेक्टेड कंपोनेंट्स आर देयर, व्हाट चेंजेस डू आई नीड टू मेक, इस व्हाइल लूप में काउंटर डाल दो, जितनी बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है डीएफएस वाला फंक्शन, उतने ही कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स का पता लगाने के लिए हम डीएफएस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ में अगर मुझे ये पता लगाना है कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, तो डीएफएस में काउंटर लगा दो बस, जितनी बार डीएफएस कॉल हो रहा है, राइट, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी उतनी रहेगी, ऑलराइट। तो होता क्या है ना, इंटरव्यू में डीएफएस वगैरह ये डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, ना डीएफएस पूछा जाएगा, ना डीएफओ पूछा जाएगा, ना क्लस्टर पूछा जाएगा, कोई नहीं पूछा जाएगा। इंटरव्यू में जो चीज पूछी जाएगी वो ये है कि ऐसे एल्गोरिथम जो इन पर बेस्ड है, ठीक, ऐसे एल्गोरिथम जो इन पर बेस्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम गिवन ए लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट जो है वो इस तरह से है, 1 10 20 से 30, 1 10 20 30। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में, और लिंक लिस्ट जो है वो हर एक नोड जो है दो नोड्स है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल में भी सॉर्टेड है, तो 2 6 12 15 18 22 28 35 and 40 and let us say, right? So horizontally भी sorted है और vertically भी sorted है, ठीक है। Each node has 3 values, हर एक नोड की 3 वैल्यूज है। पहला तो डेटा ऑन द नोड, दूसरा नेक्स्ट पॉइंटर, और तीसरा बिलो पॉइंटर, जो भी राइट है ना। सो दो पॉइंटर्स और एक नेक्स्ट। वो जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो इन तीनों नोड्स के लिए, इन दोनों नोड्स के लिए, इनके लिए सबके लिए नल है, ठीक है, राइट। आई वांट टू फ्लैटन दिस लिस्ट, मुझे इस लिस्ट को फ्लैट करना है। फ्लैट करने का मतलब है कि ये एक लिस्ट बन जाए जिसमें सारे नोड जो है वो नेक्स्ट के साथ अरेंज हो। तो द लिस्ट शुड बी 1 2 6 10 12 15 and so on. So it should become one
sorted list. How will I do this? 12 से 10 को 12 से 10 को लीव करा दिया, ठीक है, ठीक है। तो 12 जो है वो 10 के साथ लिंक हो गया, 18 जो है वो 20 के साथ लिंक हो गया, 35 30 के साथ लिंक हो गया। उसके बाद 30 के पास कोई है नहीं तो डायरेक्ट फिर इस लिस्ट को सॉर्ट करें, क्योंकि वो सॉर्ट नहीं है, 12 छोटा है लेकिन पहले। सर दो ऑर्डर लेंगे, हाँ एक ऑर्डर वर्टिकली चलेगा, एक ऑर्डर हॉरिजॉन्टली चलेगा, हाँ हाँ दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो पहले लोगे उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसमें लिस्ट चलेगा, मतलब मर्जिंग लॉजिक, मर्जिंग करेगा। ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। तो एक ऑर्डर हॉरिजॉन्टल है, एक ऑर्डर वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो 10 के अगेंस्ट 12 को कंपेयर करेगा। ऐसा हो सकता है यहाँ 50 हो, ऐसा हो सकता है यहाँ 50 हो, तो 50 वाला जो है वो लास्ट में चला जाएगा, राइट, 50 वाला लास्ट में चला जाएगा। हॉरिजॉन्टली तो सॉर्टेड है, हाँ हॉरिजॉन्टली सॉर्टेड है, हॉरिजॉन्टली भी सॉर्टेड है, बट ये मल्टीपल लेवल्स है ना, तो नेक्स्ट लेवल के केस में फिर से वो काम करना पड़ेगा हमें, राइट। आई मीन यू आर ऑलमोस्ट राइट, राइट, नेक्स्ट लेवल के लिए फिर से वो काम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है मर्ज का फंक्शन, ठीक है। लेट अस से वी हैव अ फंक्शन मर्ज void merge node pointer nh1 node pointer h2, और ये नोड पॉइंटर रिटर्न करता है, नोड पॉइंटर, ठीक है। तो ये दो लिंक लिस्ट को एक्सेप्ट करता है h1 और h2 को, और ये उनको मर्ज करके उनका जो फाइनल हेड होता है उसको रिटर्न कर देता है। ये मानते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास है। अब क्या करें, सो वो सेम वाला सॉल्व किया। तो पहले तो इसका फंक्शन का सिग्नेचर लिख लेते हैं, राइट। लेट अस राइट द सिग्नेचर ऑफ दिस फंक्शन। सो सिग्नेचर ऑफ दिस फंक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस, नोड पॉइंटर की जरूरत है, ये हेड तो चेंज नहीं होगा ना, हेड तो हमेशा यही रहेगा बिकॉज़ दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो नोड पॉइंटर की जरूरत नहीं है। दिस इज void लेट अस से द नेम ऑफ द फंक्शन इज flatten, और ये नोड पॉइंटर हेड एक्सेप्ट करता है, नोड पॉइंटर हेड एक्सेप्ट करता है। अगर सपोज किसी तरीके से ये पूरी लिस्ट फ्लैट हो जाए, ये पूरी लिस्ट अगर फ्लैट हो जाती है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों लिस्ट को मर्ज करना है। हो गया सॉल्व, दो लाइन में प्रॉब्लम। क्या लिखूं, पहले फ्लैट कर दो एच एरो नेक्स्ट को, एच एरो नेक्स्ट फ्लैट हो गया, एच एरो नेक्स्ट का मतलब ये वाला पॉइंटर, ठीक है। सो लेट अस से दैट दिस इज माय नेक्स्ट पॉइंटर एंड दिस इज माय, इसका नाम क्या रखते हैं, लिस्ट पॉइंटर या हेड पॉइंटर। तो लिस्ट में दो पॉइंटर्स हैं, एक हेड पॉइंटर और एक नेक्स्ट पॉइंटर। हेड पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द लिंक लिस्ट बिलो इट एंड नेक्स्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द नोड दैट इज नेक्स्ट टू इट, राइट। सो नेक्स्ट वाले को मैंने फ्लैट कर दिया, नेक्स्ट वाला मतलब इस पूरी लिस्ट को फ्लैट कर दिया। अब ये पूरी लिस्ट तो रिकर्शन फ्लैट कर देगी, उसके बाद मुझे क्या करना है, आई जस्ट नीड टू मर्ज, तो नोड पॉइंटर h इज इक्वल टू मर्ज व्हाट, h and h arrow next, right, h and h arrow next। और मर्जिंग का जो लॉजिक होगा उसमें आई विल बी मर्जिंग यूजिंग द हेड पॉइंटर, राइट। मैं नीचे वाली लिस्ट को मर्ज कर रहा हूं और फ्लैटन में लेट अस से कि ये नीचे ले आता है, राइट। तो वो मर्जिंग वाला लॉजिक अपने आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जस्ट रिटर्न, राइट। उससे पहले आई विल ऐड द कम्युनिटी कंडीशंस, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये डीएफएस का लॉजिक है, ये ना डेप्थ फर्स्ट सर्च का लॉजिक, कि पहले डेप्थ फर्स्ट में इसको मर्ज कर दो फिर बाकी काम करो। डेप्थ फर्स्ट सर्च में उसको फ्लैट कर दो पहले और फिर लिस्ट को मर्ज कर दो। ऑलराइट, सो डीएफएस इज डन। और ये सब तो आपने किया हुआ है ना, तो आधा तो आपको ऐसे बोरिंग लग रहा होगा कि डीएफएस किया हुआ है, बीएफएस किया हुआ है, सारा किया हुआ है। डीएफएस से फुल क्लियर और कुछ हां, तो बहुत ही ऊपर ऊपर जा रहा है, इतना नहीं कर रहा। ये वही है जो आपने किया, बस ये फ्लैटन वाला एग्जांपल छोड़ दो, बाकी डीएफएस वही है ना। कौन सी बुक पढ़ी, कॉर्मेट ही पढ़ी होगी ना बुक तो। लोग पढ़ेंगे ना, अच्छा एनीवेज,
नेक्स्ट इज ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में क्या है कि हम ए पर आए, पहले ए के सारे चिल्ड्रन को ट्रैवर्स कर लो और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाओ। तो हम लेवल बाय लेवल चल रहे हैं, जैसे रिपल इफेक्ट होता है ना, पानी में पत्थर फेंकते हैं तो एक वेव चलती है, राइट? सो इफ आई हैव एक ग्राफ लाइक दिस, इस तरह से अगर ग्राफ है तो इफ सोर्स इज ए, इनिशियल सोर्स इज ए, तो जब ए पर पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, पहली जो वेव आएगी वो ऐसे होगी, उसके बाद ये वेव जब आगे जाएगी नेक्स्ट वेव ये होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वेव ये होगी, उसके बाद नेक्स्ट वेव ये होगी, तो ये ऐसे ऐसे चल रही है, राइट? तो ए से जितने डिस्टेंस पर है उतने डिस्टेंस के हिसाब से एलिमेंट्स विल गेट प्रिंटेड, नोड्स विल गेट प्रिंटेड, ट्रैवर्स। तो पहले तो ए ट्रैवर्स हो गया ए, उसके बाद नेक्स्ट लेवल नोड्स ट्रैवर्स होंगी बी सी डी, उसके बाद नेक्स्ट लेवल नोड ट्रैवर्स होंगी ई एफ, उसके बाद नेक्स्ट लेवल नोड ट्रैवर्स होंगी जी एंड एच, जी एंड एच। या फिर अगर इस हिसाब इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो पहले ए ट्रैवर्स हुआ, पहले ए ट्रैवर्स हुआ, उसके बाद डी ई एंड सी ट्रैवर्स हुए और उसके बाद बी ट्रैवर्स हुआ, राइट? इफ इट इज एन अनऑर्डर्ड ट्री या फिर ऑर्डर नहीं है तो उस केस में डी ई सी का कोई ऑर्डर नहीं है, राइट? सेम ब्रेडथ फॉर सच ट्रैवर्सल कैन गिव मी ए ई सी डी बी, राइट? क्योंकि ऑर्डर नहीं है कनेक्टिंग नोड्स का, राइट? हम तो एडजेसेंट की बात करते हैं ना, एडजेसेंट में फर्स्ट एडजेसेंट सेकंड एडजेसेंट तो कुछ होता नहीं, राइट? सो बोथ ऑफ देम आर बीएफएस। लेकिन अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें तो बाइनरी ट्री में ऑर्डर होता है, तो अगर मैं बाइनरी ट्री पे ग्राफ एडजेसेंट लगाऊं, बीएफएस लगाऊं, क्योंकि बाइनरी ट्री ऑर्डर्ड है, तो बाइनरी ट्री पे अगर मैं बीएफएस लगाऊंगा तो क्या होगा, पहले ए प्रिंट होगा, उसके बाद बी सी, उसके बाद डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, राइट? और क्योंकि ऑर्डर्ड है तो मैं ऑर्डर डिफाइन कर सकता हूं कि लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है या राइट टू लेफ्ट प्रिंट करना है, राइट? सो आई कैन प्रिंट यूजिंग द सेम एल्गोरिथम ए बी सी डी ई एफ जी और ए सी बी जी एफ ई डी यूजिंग द सेम एल्गोरिथम, राइट? बीएफएस में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं, सो वी विल बी यूजिंग क्यू, तो वी विल बी यूजिंग क्यू, और क्यू में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सोर्स को इंसर्ट कर देंगे, जो भी सोर्स है। व्हाट इज सोर्स? सोर्स इज ए, तो ए को हमने इंसर्ट कर दिया, ए को हमने इंसर्ट कर दिया। अब ए को इंसर्ट करने के बाद ए के जितने ए को इंसर्ट करने के बाद द लॉजिक विल बी दिस, while q dot is empty, जब तक q empty नहीं हो जाती, while not q is empty, जब तक q empty नहीं हो जाती तब तक क्या करो कि q से एक एलिमेंट को निकालो, राइट? तो q dot remove, q dot remove, एक एलिमेंट को हमने q से निकाला और उसको सपोज वर्टेक्स v में रख दिया, वर्टेक्स v में रख दिया, राइट? सो a निकला, a को हमने v में रखा, तो v को प्रिंट करा दो, तो प्रिंट v डॉट डेटा, v डॉट डेटा को प्रिंट करा दिया और v के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उन सारे नोड्स को q में इंसर्ट करा दो। v के कितने एडजेसेंट नोड्स हैं, d e और c, तो d आ जाएगा, e आ जाएगा और c आ जाएगा। फिर उसके बाद d को रिमूव करो, d को प्रिंट कर दिया, d के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनको हमने कर दिया, d का कोई एडजेसेंट नहीं है। फिर उसके बाद e रिमूव हुआ, e के जितने एडजेसेंट नोड्स हैं उनको प्रिंट किया। अब e के कितने एडजेसेंट नोड्स हैं, a और c, a तो प्रिंट हो चुका है और c जो है वो ऑलरेडी क्यू में पड़ा हुआ है, तो ऐसे दोनों को हमें छेड़ना नहीं है, राइट? सो अगेन वी नीड सम कलरिंग मैकेनिज्म, हमें कुछ ना कुछ कलर मैकेनिज्म चाहिए, राइट? सो दो कलर मैकेनिज्म हम चूज कर लेते हैं दोबारा से, तीन कलर मैकेनिज्म, व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक। व्हाइट इज फॉर नोड जो अभी तक यूज नहीं हुए, अभी तक ट्रैवर्स नहीं हुए, बिल्कुल एकदम अलग से नोड रखी हुई है, व्हाइट उनके लिए है। ग्रे इज फॉर दोज नोड्स जो अभी भी क्यू में है और ट्रैवर्स हो गए, एंड ब्लैक इज फॉर दोज जो कि ट्रैवर्स हो चुकी है, राइट?
सो ई जो नोड है सी विल बी ग्रे एंड ए विल बी ब्लैक। ए तो ब्लैक है, ट्रैवर्स हो चुकी है, राइट? सो ट्रैवर्स होने के बाद ए इज ब्लैक, डी ई, ई के एडजेसेंट दो नोड्स हैं ए और सी। ए तो ब्लैक हो चुका है, सी अभी ग्रे है, तो दोनों में से किसी को कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट नोड को रिमूव करो, सी, सी को प्रिंट करो, और सी के एडजेसेंट तीन नोड्स हैं ए, ई और बी। ए और ई दोनों ब्लैक हैं, बी अभी व्हाइट है, तो बी को इंसर्ट करा दो, बी को इंसर्ट करा दो, राइट? ये जो एडजेसेंट वाली जो चीज है ना, ये ट्री में नहीं आती। ट्री में क्यों नहीं आती? क्योंकि ट्री में हायरार्की डिफाइंड है कि इसका पेरेंट है तो जाना नहीं है, चाइल्ड है तो जाना है। तो चाइल्ड आर ऑल व्हाइट, पेरेंट आर ऑल ब्लैक, है ना? तो ट्री के केस में हमें ब्लैक व्हाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? बाइनरी ट्री है ना ये, ए बी सी। पहले ए को पुश कर दो, फिर ए के चाइल्ड को पुश करो, तो कभी भी नीचे से ऊपर ले जाते हैं हम, तो वो अपने आप ब्लैक होते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट? लेकिन ग्राफ के केस में क्योंकि फ्लैट है पूरा, तो ग्राफ के केस में हमें कुछ ना कुछ कलर करना पड़ेगा, राइट? सो प्रिंट v डॉट डेटा, देन v डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक। v का कलर हो गया ब्लैक, और v की जितनी भी एडजेसेंट नोड्स हैं उन सारी एडजेसेंट नोड्स को हम लोग क्यू में पुश करेंगे, राइट? फॉर each v dot adjacent, for each q v dot adjacent, ठीक है? ये उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अगर सी लैंग्वेज है तो लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं या एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, अगर जावा है तो फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं। तो फॉर ईच q इज इक्वल टू v डॉट एडजेसेंट, हर एक q नोड जो v की एडजेसेंट है, इफ q डॉट कलर is equal to white, अगर q का कलर white है तो इस q का नाम कुछ और रख देते हैं, p रख देते हैं। if p dot color is equal to white, then q dot insert p, तो q में इंसर्ट करा दो p को, राइट? q में इंसर्ट करा दिया p को, और ये फॉर लूप यहां पे खत्म हो गया। एंड दिस इज द while loop, ये while loop है, ये while loop है। while loop से पहले हमें एक सोर्स को इंसर्ट करना पड़ेगा, while loop से पहले हमें एक सोर्स को इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो ये लॉजिक इजी है, लिख सकते हैं आराम से। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी श्वेता? सेम प्रॉब्लम, कनेक्टेड कंपोनेंट्स। अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो ये बी ट्रैवर्स नहीं होगा, तो बी ट्रैवर्स नहीं होगा तो उसके लिए इस while loop के ऊपर एक और while loop लगाना पड़ेगा। BFS की एक एप्लीकेशन तो सब लोग जानते ही हैं। BFS की एप्लीकेशन क्या है? ट्री को लेवल ऑर्डर में ट्रैवर्स करना। अगर ट्री को लेवल ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है तो ट्री के ऊपर BFS लगाना। So if I want to traverse a tree in level order traversal, then apply the BFS algorithm on the tree. दूसरा देखते हैं कि मैट्रिक्स में भी इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, राइट? Let us say that I have a matrix. एक मेरे पास मैट्रिक्स है, every cell is either empty or has an orange, right? तो हर एक सेल या तो empty है या उसमें कोई ऑरेंज है। मान लेते हैं कि empty जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है -1 से, ठीक है? और अगर किसी सेल में ऑरेंज है तो ऑरेंज दो स्टेट में हो सकता है, या तो वो फ्रेश होगा या फिर वो खराब हो चुका होगा, राइट? सो ईदर द ऑरेंज इज फ्रेश और द ऑरेंज इज रॉटन, ठीक है? ऑरेंज है तो या तो वो फ्रेश है, लेट अस से एम्प्टी को मान लेते हैं 0, फ्रेश को मान लेते हैं 1 और 2 मान लेते हैं रॉटन। तो 1 का मतलब फ्रेश ऑरेंज और 2 का मतलब रॉटन ऑरेंज, राइट? अब होता क्या है कि अगर कोई फ्रेश ऑरेंज है और उसके बगल में कोई रॉटन ऑरेंज है तो वो 1 यूनिट टाइम में उस ऑरेंज को खराब कर देगा, ठीक है? ये तो खराब ऑरेंज है, ये खराब ऑरेंज है और ये फ्रेश है, तो 1 यूनिट टाइम में वो अपने बाजू वाले चारों सेल्स को, बाजू वाले सारे चारों सेल्स को खराब कर देगा, ठीक है? राइट? सो इफ लेट अस से दिस सेल इज रॉटन, मान लेते हैं इस सेल में एक रॉटन ऑरेंज है, एक खराब ऑरेंज है, तो ये वाला जो खराब ऑरेंज है
यहाँ वाले फ्रेश ऑरेंज को 1 यूनिट टाइम में खराब कर देगा। तो ये वाला जो फ्रेश ऑरेंज है ये कितनी देर में खराब होगा? 2 यूनिट टाइम, राइट। और 0 0 0 का मतलब एम्प्टी, राइट। ये है 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, हमें ये बताना है कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स कितनी देर में खराब हो सकती है या फिर खराब नहीं हो सकती है। ठीक, इसको भी बंद मान देते हैं, राइट। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला जो ऑरेंज है ये इसको खराब कर देगा 1 टाइम में, फिर ये इसको खराब कर देगा 2 टाइम में, फिर इसको खराब करेगा 3 टाइम में, फिर इसको खराब करेगा 4 टाइम में। तो आफ्टर 4 यूनिट्स ऑफ टाइम द एंटायर मैट्रिक्स विल बी रॉटन। जैसे ये वाला ऑरेंज जो है वो 2 टाइम के बाद खराब हो जाएगा, ये वाला ऑरेंज भी 2 टाइम के बाद खराब हो जाएगा, ये वाला ऑरेंज जो है 1 टाइम के बाद खराब हो जाएगा, ये ऑरेंज 1 टाइम के बाद खराब हो जाएगा। सो आफ्टर 4 यूनिट्स ऑफ टाइम द एंटायर मैट्रिक्स विल हैव ऑल द रॉटन ऑरेंजेस। अगर मान लो बीच में कहीं पे 0 आ जाता है, अगर बीच में कहीं पे 0 आ जाता है तो ये वाला फ्रेश ऑरेंज कभी भी खराब नहीं हो सकता। तो इस केस में द आंसर इज इनफाइनाइट, राइट। मैट्रिक्स में कभी भी ऑरेंज खराब नहीं होगी। सबसे इधर वाला तो मुझे 2 से 3 यूनिट में जाएगा। कौन सा वाला? सबसे नीचे है ये वाला, 3 यूनिट में जाएगा सारे। ये 0 है ना, मैं वही कह रहा हूं। अगर कोई एम्प्टी सेल है तो इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्शन कवर। जैसे अभी ये वाला जो ऑरेंज है ये कभी भी खराब नहीं होगा, तो इस केस में योर फंक्शन शुड रिटर्न इनफाइनाइट और -1, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स पूरी मैट्रिक्स जो है वो खराब नहीं हो सकती। ऑलराइट, सो हाउ विल यू डू इट? सो यू आर गिवन ए मैट्रिक्स वेयर ईच सेल ऑफ द मैट्रिक्स has either 0 or 1 or 2, 0 representing that the cell is empty, 1 representing that the cell has fresh orange, 2 representing that the cell has rotten orange. If a particular cell has rotten orange, then that particular orange will rot the neighboring 4 oranges in 1 unit of time. You have to return how much time will it take for the entire matrix, all the oranges in the matrix to get rot. तो एक सॉल्यूशन हम देखते हैं, ठीक है। डीएफएस की प्रॉपर्टी पता है क्या है? बीएफएस की, बीएफएस में एक लेवल में जितने भी नोड्स होते हैं ना वो सारे के सारे एक टाइम पे क्यू में होते हैं, ठीक। अब इसमें देखा जाए तो एक लेवल पे ये दोनों ट्रू है, उसके नेक्स्ट लेवल पे कौन से हैं? उसके नेक्स्ट लेवल पे वो नोड्स हैं जो एट 1 यूनिट ऑफ टाइम आर गेटिंग रॉटेड, ठीक। तो सपोज आई एम इंसर्टिंग सेल्स इन ए क्यू, मैं सेल नंबर इंसर्ट कर रहा हूं क्यू में, राइट। तो पहले मैंने सबसे पहले उन सेल्स को इंसर्ट कर दिया जिनमें रॉटन ऑरेंजेस हैं, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए 1 मान लेते हैं, लेट अस से दिस इज 1। तो मैंने उन सेल्स को इंसर्ट कर दिया जिन सेल्स में रॉटन ऑरेंजेस हैं। कौन कौन से सेल्स में रॉटन ऑरेंजेस हैं? 0 1 एंड 2 2। सो 0 1 एंड 2 2, ठीक है। उसके बाद जो मैंने लॉजिक लगाया वो ये है दैट व्हाइल द क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती क्यू से एलिमेंट को रिमूव करो। जो एलिमेंट रिमूव होगा वो कौन सा होगा? 0 1 वाला एलिमेंट रिमूव होगा, ठीक है। एक टाइम का काउंटर रखो, इनिशियली टाइम काउंटर जो था वो 0 था, अभी टाइम काउंटर जो है वो 1 हो गया है क्योंकि मैंने पहले को रिमूव कर दिया, राइट। तो 0 1 रिमूव हो गया। 0 1 रिमूव होने के बाद 0 1 के एडजेसेंट कौन कौन सी नोड्स हैं? 0 1 के एडजेसेंट एक तो ये नोड है, एक ये नोड है और एक ये नोड है, राइट। ये तो 0 है तो इसको तो कुछ करना नहीं है। इन दोनों नोड्स में फ्रेश ऑरेंजेस हैं तो ये दोनों नोड्स खराब हो जाएंगे। ये दोनों नोड तो जिस अगर इसके एडजेसेंट नोड में फ्रेश है तो उसको इंसर्ट करा दो, इंसर्ट करा दो विद टाइम t++, ठीक है। तो इसका टाइम है 0, इसका टाइम है 0, right? So when we are inserting in a queue, we are inserting 3 values. पहला तो सेल की वैल्यू, दूसरा टाइम जिस पे वो रॉट हुआ है, ठीक। तो ये तो 0 टाइम पे रॉटेड है, ये तो ऑलरेडी रॉटेड है। फिर मैंने इंसर्ट किया कौन सा सेल? 0 0 एंड 0 2 और इसका टाइम हो गया 1,
राइट। फिर दोबारा से 2 2 को निकाला, नाउ 2 2 इज रिमूव। 2 2 के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं? 2 2 का एक तो ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है, तो इन दोनों का टाइम भी t+1 हो जाएगा, t is 0, right? So this is 1 2 and this is 1 3, this is 3 2. So 1 2 and 3 2 with the time current time +1, मतलब इनका टाइम भी 1, ठीक है, right? So this is getting rotated at time 1, this is getting rotated at time 1, this is getting rotated at time 1, this is getting rotated at time 1. फिर उसके बाद हमने 0 0 नोड को एक्सट्रैक्ट किया, 0 0 नोड रिमूव होगी और इसके जो एडजेसेंट नोड है ये 1 0, 1 0 में टाइम कितना हो जाएगा? 1 0 is inserted with the time 2, क्योंकि करंट टाइम इसका 1, राइट? तो 1 0 इंसर्ट होगी, इसका टाइम हो गया 2। सिमिलरली फिर बाद में जब ये वाली नोड एक्सट्रैक्ट होगी तो इसकी एडजेसेंट नोड का टाइम हो जाएगा 3, फिर वो वाली नोड जब एक्सट्रैक्ट होगी Q से तो उसकी एडजेसेंट नोड का टाइम हो जाएगा 4, और लास्ट में सबसे लास्ट में Q में कौन सी नोड जाएगी? ये नोड जाएगी, और सबसे लास्ट में ये नोड निकलेगी, इसका जो टाइम होगा वो 4 होगा, दैट इज द टाइम, राइट? हाउ मच टाइम इज इट टेकिंग? ऑन द ऑर्डर ऑफ n square, right? On the order of n square. And how much memory is it taking? Worst case में on the order of n square, right? In fact n square भी नहीं होगा, n square हो सकता है, क्योंकि एक टाइम पे 2 लेवल्स इंसर्ट होते हैं। अगर सारे के सारे नोड शुरू में डॉटन है तो सारे नोड्स को इंसर्ट करना पड़ेगा, तो n square हो जाएगा, right? So worst case में it is taking on the order of n square time and on the order of n square memory. Actually it is on the order of n, it is equal to the number of oranges, right? हमारे पास जितनी सेल्स है उतना टाइम लगेगा, right? ठीक है, तो हमने BFS लगाया और कुछ नहीं लगाया, BFS ही तो लगाया। तो नॉर्मली BFS और DFS के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट BFS और DFS की एप्लीकेशन जो है वो लिंक लिस्ट में भी है, उसकी एप्लीकेशन ट्री में भी है, उसकी एप्लीकेशन मैट्रिसेस में भी है। ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। इसमें हम मार्क भी कर रहे हैं, मतलब जैसे जो प्लॉट हो जा रहे हैं उन्हें मार्क भी कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ना, आपको जरूरत है तो मार्क कर लो। जैसे अगर ये जो नीचे वाला 2 है, ये जो 3, अच्छा हाँ राइट, सो वी आर सेटिंग इट टू 2, वी आर सेटिंग देम टू 2, राइट? अगर सेट नहीं करेंगे तो फिर वो नीचे से भी आ जाएगा वरना, राइट? सपोज यहाँ पे 2 है तो इसका एडजेसेंट ये भी है और इसका एडजेसेंट ये भी है, तो अगर जो 3 ये जो 3 वाली रो की जो फर्स्ट उसमें वो है टेबल जो मामले में 1 होता, T1 है जो, तो उसमें अगर 1 होता तब फिर, तो यहाँ पे अगर 1 होता तो ये वाला 1 यूनिट टाइम में रॉट हो जाता और इस वाले 1 में प्रॉब्लम आती, तो ये वाला 1 जो है जब इसके थ्रू हम डाल रहे हैं तब ये 2 हो जाता, ठीक है? तो हमें डालते वक्त एक्चुअली उसे 2 करना पड़ेगा ताकि यहाँ से आते वक्त उसको कंसीडर ना किया जाए। तो फिर ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी इसमें कि जो कम टाइम ले रहा है हमें वही वाला मिलेगा, क्योंकि ये इस टाइम में ये वाला 2 कम लेगा जो सेकंड। देखो इसको ना सोर्स के डिस्टेंस के हिसाब से कर लो, अगर आप ग्राफ के हिसाब से देखो तो ग्राफ में हम लोग लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो जो नोड सोर्स से फारदेस्ट डिस्टेंस पर है वो लास्ट में ट्रैवर्स होती है ना? ये तो BFS का लॉजिक है। तो इस केस में रॉटन ऑरेंजेस आर एट लेवल 0, ठीक है? तो जो नोड इनसे फारदेस्ट डिस्टेंस पर होगी, ये तो पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जहां पर पाथ एग्जिस्ट करता है उसमें जो नोड फारदेस्ट डिस्टेंस पे होगी वो लास्ट में आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड नियरेस्ट वंस फॉर ऑल zeros। Let us say that this is the matrix. This is the matrix. I have to find the nearest ones. I mean, at what distance is the nearest one? जैसे यहाँ से nearest one जो है वो 3 distance पर है, तो आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ से nearest one जो है वो 1 distance पर है, so this will be 0, this will be 1, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Right? So we are finding the distance of given a matrix where element of a matrix are either 0 or 1. Right?
मैट्रिक्स हमें दी हुई है, बाइनरी मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स या तो 0 है या 1 है, और हमें एक दूसरी मैट्रिक्स बनानी है व्हिच इज डिस्टेंस मैट्रिक्स व्हिच रिप्रेजेंट्स कि 0 का मिनिमम डिस्टेंस 1 से कितना है, नियरेस्ट 1 से कितना डिस्टेंस है। ये ठीक है, गलत? 1 नीचे वाले 1 से 1 डिस्टेंस है। And when we are measuring distance, we are considering the movement to be horizontal or vertical. Diagonal movement को हम consider नहीं करते हैं। Movement is only horizontal or vertical. कैसे करेंगे? सेम लॉजिक से हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम लॉजिक से हो जाएगा। तो जीरोस जहां पर भी 1 है उन सारी सेल्स को क्यू में इंसर्ट कर दो, और उन सारी सेल्स की जगह पे 0 स्टोर कर दो। उसके बाद क्यू में आगे बढ़ते जाओ और ये देखते जाओ कि मिनिमम डिस्टेंस जो है, तो इनिशियली तो सबसे पहले क्या होगा कि मैट्रिक्स में प्लस इंफिनिटी पड़ा हुआ है हर जगह पे, राइट? सो दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी, राइट? सो पॉजिटिव इंफिनिटी इज एट ऑल द प्लेसेस, राइट? जहां पे 1 है वहां पे हमने 0 स्टोर कर दिया, बिकॉज 1 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0, राइट? तो यहां पे 0 आ गया, देन यहां 0 आ गया, यहां 0 आ गया और यहां 0 आ गया। दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4, राइट? उसके बाद हमने इन जीरोस को क्यू में इंसर्ट कर दिया, ठीक है? और इस 0 से हमने ट्रैवर्स करना शुरू किया। इस 0 से यहां पर this is at distance 1, this is also at distance 1. Similarly from this 0, this is at distance 1, right? And so on we can populate. जब तक पॉजिटिव इंफिनिटी है तब तक हमें पॉपुलेट करते जाना, राइट? तो यहां से 1 हो गया, ये यहां से 2 डिस्टेंस पर हो गया, इस तरीके से, ऑलराइट? तो ये आपके लिए होमवर्क है।